नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। दिल्ली में उबर टैक्सी में रेप की घटना सामने आने के बाद उबर टैक्सी सर्विस पर दिल्ली सरकार की तरफ से यानी सीधे केंद्र की तरफ से बैन लगा दिया गया और इसी फैसले को जायज ठहराया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बैन लगाने से समस्या का हल नहीं होगा। अगर रेल में इस तरह की वारदातें होती हैं तो क्या आप ट्रेन सेवा पर बैन लगा देंगे? और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा ये कि इस गंभीर मामले पर सरकार के भीतर से ही दो अलग अलग सुर सामने क्यों आ रहे हैं। तो सवाल यही आज की बड़ी बहस में कि क्या सरकार ने टैक्सी सर्विस को बैन करने का फैसला जल्दबाजी में लिया और क्या इस तरह से टैक्सी सर्विस बैन करने से बलात्कार की नृशंस घटनाएं रुक जाएंगी? पर अगर कहीं रेलवे में घटना हुई तो रेलवे बंद कर दें, प्लेन में हुई तो प्लेन बंद कर दें, या और कहीं बस में हुई तो बस बंद। ये नहीं हो पाएगा, ये करना ठीक नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी तर्क दे रहे हैं कि रेल बस में रेप होने पर उसे बंद कर देना समाधान नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उबर टैक्सी सर्विस में खामियों को देखते हुए बंद करने का फैसला कर चुकी है। संसद में भी सरकार ने अपने फैसले की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह इंश्योर करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए, सेवाएं नहीं मुहैया कराने दी जाएं जब तक कि वे राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना रजिस्ट्रेशन न करवा लें। अब विपक्ष पूछ रहा है कि गृह मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय में एक राय क्यों नहीं बन पा रही है। कम से कम सरकार एक स्वर में बोले तो अच्छा लगता है। आपने सदन में आए, आपने बयान दिया है, पर हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि पहले तो सरकार एक स्वर में बोले, आप तय कर लें आपस में सहमति करके। पुलिस ने उबर एप्लीकेशन पर धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 188 यानी सरकारी आदेशों को ना मानना और साथ ही साथ 34 यानी कि मिलकर साजिश रचने के तहत केस दर्ज कर लिया है। सरकार ने उबर के साथ साथ वेब सर्विस से चलने वाली टैक्सी कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब सरकार के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि किसी कंपनी को बंद करने से काम नहीं होगा, उसके काम करने के तरीके, उसके लोगों को रखने के तरीके बदलने पड़ेंगे। बच्चे को दांत निकलते वक्त उसको बुखार आता है, उसका मैदा खराब होता है, तो दांत निकलना बंद नहीं करते। ये कौन सी लॉजिक से ये सरकार काम कर रही है, ये बात समझ में नहीं आती है। अब इस केस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी एंट्री हो चुकी है। डोभाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की और पीएम को भी रिपोर्ट देंगे। बताया जा रहा है कि उबर अमेरिकी कंपनी है और प्रतिबंध लगाने से डिप्लोमेटिक असर पड़ सकता है, इसलिए डोभाल ने एंट्री मारी है। वैसे आपको बता दें कि 26 जनवरी के समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी अगले महीने भारत आने वाले हैं। सवाल यह है कि टैक्सी सर्विस पर आप बैन लगा देंगे, कितनी टैक्सी सर्विसेज पर बैन लगाएंगे? ये घटना जहां भी होगी क्या इसी तरह से प्रतिबंध लगाते रहेंगे? क्या उससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि टैक्सी पर बैन से क्या रुकेंगे बलात्कार। ऐसा लगता है सरकार के भीतर भी इसको लेकर एक राय नहीं है। बैन से कंपनियों को सजा या फिर सफर करने वालों को सजा? किसको सजा मिलेगी? ये कंपनियों के लिए एक पनिशमेंट है या फिर जो सफर कर रहे हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं? सुरक्षा इंतजाम बेहतर करने पर हम ध्यान क्यों नहीं देते? लूप होल्स हैं, कमियां हैं, 30% लाइसेंसेस बोगस हैं देश भर में, ये कहते हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इन तमाम चीजों को हम दुरुस्त क्यों नहीं करते? बैन करने से क्या कोई समस्या का समाधान होगा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास पैनल मौजूद है। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए बीजेपी से आसिफा खान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कविता कृष्णन जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मधुकेश्वर जी इस पैनल पर हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद रंजीत रंजन, दिल्ली बीजेपी सेक्रेटरी पूनम पराशर झा हमारे साथ हैं, स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता रिया शर्मा भी हैं और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। सबका स्वागत है। आसिफा खान जी, सवाल ये है जो देश जानना चाहता है कि इतने गंभीर मुद्दे पर क्या सरकार के अंदर क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर के कि क्या करना है? सरकार के दो मंत्री दो अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं? एक कहते हैं बैन होना चाहिए, बैन कर दिया गया, दूसरे कहते हैं बैन करने से सर्विसेज को कुछ नहीं होगा।
देखिए, मैं ये नहीं समझ पा रही कि आप इस पूरे मुद्दे को होलिस्टिक व्यू में क्यों नहीं देख सकते। एक तो ये बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उबर जैसी कंपनी जिसको मोदी सरकार ने अपॉइंट नहीं किया था, ना ही कोई नियम या रेगुलेशंस मोदी सरकार ने बनाए थे, ये पिछली सरकारों ने बनाए थे। और आप, मैं और सारा देश जानता है कि पिछली सरकारों ने कितनी सारी चीज़ों में तरह तरह के लूप होल्स रखे हैं जिसकी वजह से जनता त्रस्त थी। आज अगर ये मुद्दा सामने आया है और मोदी जी ने जब सरकार ली है, उन्होंने देखा है, ये एक आई ओपनर इंसिडेंट है जहां पर हम उस लड़की का शुक्र अदा करते हैं कि वो सामने आई, उसने इस कंप्लेंट को दर्ज कराया और देश की बाकी सारी महिलाओं पर बहुत बड़ा एहसान किया। जो काम करती है, जो लड़कियां स्कूल में जाती है, उनके लिए एक पॉलिसी या एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने मेरा का सवाल कुछ और था। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार के सामने ये चुनौती है, क्या सरकार क्लियर है मैं किस तरह से टैकल करना है इस इशू को? जी बोलिए। आप कोऑर्डिनेशन देखिए। मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं बता देती हूँ। एक जगह जहां उबर जैसी कंपनी जिसने सारे नियमों को फ्लॉन्ट किया है, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऑपरेट कर रही है देश भर में। ये तो केवल दिल्ली का मामला है, लेकिन देश भर में ऑपरेट कर रही है। उनको एक मैसेज जा रहा है सरकार से कि देखिए, वी आर सीरियस अबाउट दिस इश्यू। जहां महिलाओं को लेकर के बात है, तो आप नितिन गडकरी की बात से सहमत नहीं है? आप गडकरी जी का स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सपोर्टिव स्टेटमेंट है। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। गडकरी जी ने क्या कहा है? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या बैन लगाने से रेप पर रोक लग जाएगी? यकीनन आप ये कहेंगे कि हाँ, बैन लगाने से रेप पर रोक नहीं लगेगी। उनके कहने का मतलब है कि हमें एडिशनल रेगुलेशंस की जरूरत है, एडिशनल मॉनिटरिंग की जरूरत है, तकनीक और जो हमारी नई फैसिलिटीज है उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत की जरूरत है। सवाल ये है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। गृहमंत्री कहते हैं हम राज्यों को निर्देश दे रहे हैं कि जो वेब एप्लीकेशन से टैक्सी सर्विसेज चलती है मैम, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। देश के परिवहन मंत्री कहते हैं नहीं, बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, जो लूप होल्स हैं आप उनको भरिए। तो क्या सरकार के भीतर से दो सुर सामने नहीं आ रहे हैं? हमारे साथ दिल्ली बीजेपी सेक्रेटरी पूनम पराशर झा जी भी मौजूद हैं। पूनम जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, आसिफा जी अपनी बात तो रख रही हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि क्या सरकार के भीतर मुझे एक आवाज सामने आ रही है? मुझसे सवाल पूछा गया जी। आसिफा जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है आसिफा जी कि सरकार क्या इस चीज को लेकर क्लियर नहीं है? आप लोगों ने जल्दबाजी में फैसला लिया। क्या डर था इस बात का कि दिल्ली चुनाव में कहीं ये मुद्दा ना बन जाए, क्योंकि विरोधी इसको लेकर हमला बोल रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोगों से? नहीं, हरगिज नहीं। और मैं ये आपसे गुजारिश करूंगी कि जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात चलती है, खुदा के लिए इस चीज को राजनीति या इलेक्शन से ना जोड़े, क्योंकि मोदी सरकार बहुत सीरियस है महिलाओं के इश्यू को लेकर के, लड़कियों के इश्यू को लेकर के। हमारी जो अजमत है, इज्जत है औरतों की, वर्किंग वुमेन की, उनको लेकर के बहुत सीरियस है। इसमें राजनीति को कतई जगह नहीं है। इस मुद्दे मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि सरकार के भीतर से अप्रिशिएट दो बातें इस पर क्यों निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रंजीत रंजन जी मौजूद हैं। रंजीत जी, आसिफा जी कह रही है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग मत दीजिए। जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं और जो बात गृहमंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं वो दरअसल एक ही है, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी उनकी बात से मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो राजनीति नहीं करनी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी महिलाओं के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। उन्हीं की स्टेटमेंट ही बहुत हुआ नारी पे अपमान। अब की बार मोदी सरकार, जब तक चाहे हमारी गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, जब तक महिला दुष्कर्म को सिर्फ राजनीतिकरण ही होता रहेगा, मेरे ख्याल से ये दुष्कर्म खत्म होने वाले नहीं है। चाहे राजनाथ जी हो चाहे गडकरी साहब हो। गडकरी साहब ने जो कह दिया कि हम कैब बंद करवा देते हैं, बिल्कुल एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उनकी मंशा जो भी हो, लेकिन इस तरह से बोलना लोगों को धक्का लगता है कि उसके भी बस में नहीं है। मैं कहूंगी कि मैं राजनाथ जी से सहमत हूं कि बंद करने से सॉल्यूशन नहीं मैम, थोड़े फैक्ट्स इधर हैं आपके। राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रतिबंध लगना चाहिए वेब बेस्ड टैक्सी सर्विसेज पर। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि नहीं, बैन नहीं लगना चाहिए। जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि दोनों का मेरा नाम में कंफ्यूजन हुआ।
बैन इज नॉट अ सोल्यूशन, बैन कोई सोल्यूशन नहीं है। आप निर्भया कांड के बाद बस को बैन कर दो, आप ऑटो को बैन कर दो। एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इसको राजनीति से हटके मैं एज अ वुमेन कहना चाहूंगी कि महिलाओं को भी अलर्ट होना पड़ेगा। बात ये बीच में आई कि उस लड़की ने भी ड्रिंक की हुई थी। हमारे देश में जब महिला सुरक्षा पूरी तरह से हम सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, हमें खुद भी यहाँ पे ये चीज अभी सामने आई नहीं है। जब तक कोर्ट के अंदर आपके राज्य में भी ये बात तो शीला दीक्षित ने कही कि कुछ इस तरह की महिलाओं को लेकर और बड़ा बवाल उस पर हुआ था। एक मिनट, मधुकेश्वर जी हमारे साथ है, शोभा जी मैं आऊंगी आपके पास। मधुकेश्वर जी हमारे साथ है। मधु जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है मधु जी, सबसे बड़ा सवाल मेरी बेटी अगर अकेले जाएगी तो निश्चित तौर से मैं उसको अलर्ट करूंगी। वो ठीक है कि चारों तरफ लेकिन महिला सो गई या महिला सो गई या महिला की आग लग गई, ये इन मुद्दों से बड़ा सवाल ये है कि क्राइम क्यों हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। मधुकेश्वर जी, सवाल ये कि इस गंभीर मुद्दे पर क्या सरकार ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया टैक्सी सर्विस बैन करने का? देखिए, बिल्कुल ये जो मीडिया में एकदम हाय तौबा मच जाती है और इतना ज़्यादा ज़ोरदार आक्षेप लगने लगते हैं, तो मिनिस्टर्स की भी बुद्धि काम नहीं करती या ढंग से काम नहीं करती। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह ने उस दबाव में आके आनन फानन में ये सारी बातें कह दी। पर नितिन गडकरी जी ने मेरे दृष्टि में बहुत अकल की बात कही है। दो बातें इसमें, एक तो जो उन्होंने सही कहा कि अगर बस में होगा आप बस तो नहीं बैन कर सकते। दूसरा, पुलिस थानों में जितने रेप, मर्डर, टॉर्चर होते हैं उतने तो कभी टैक्सियों में नहीं होते। तो आप कहेंगे पुलिस थानों को भी बैन कर दो, उनको भी बंद कर दो, क्योंकि मेन बात है आपकी पुलिस के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो अपने रूल्स को इन्फोर्स कर पाए। और ये सिर्फ सवाल उबेर टैक्सी का नहीं, मैं गारंटी से घर में बैठा आपका मामा रेप करता है, कोई भी टैक्सी सर्विस ढंग से कानून नहीं लागू करती है। आप मेरू को देख लीजिए, किसी और टैक्सी को देख लीजिए, जो बहुत अहम बात आप कह रही है मधुकेश्वर जी, क्योंकि मेरू और इजी कैब्स उनको चंद कैब्स में से हैं जिनको हरी झंडी दी है दिल्ली सरकार ने। कविता कृष्णन जी हमारे साथ मौजूद है। कविता जी, आपको कविता जी से हमारा शायद संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लिना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं अब चर्चा में। आतिशी जी, आपको क्या लगता है ये कौन सा, क्या कोई दबाव है जिसके चलते सरकार ने कहा कि हम टैक्सी सर्विसेज को बैन करेंगे, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि बैन करना नहीं है समस्या का समाधान? देखिए, जो बैन किया है ये सिर्फ स्पष्ट रूप से इस वजह से है क्योंकि सरकार छुपाना चाह रही है कि इतने महीने से वो सियासत में है और उसने महिला की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। ये मैं आपको बता दूं कि आज ही आम आदमी पार्टी ने बताया है कि 4 अगस्त को हमारे ही एक सदस्य इसी मुद्दे पर दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले थे और उन्होंने उन्हें आगाह भी कराया था कि बिना रेगुलेशंस के रेडियो टैक्सीज चल रही हैं और महिलाओं के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी को पता नहीं था, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था, पता होने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए एक बार ये ऐसी घटना घट गई है तो दिखाने के लिए कि एक्शन हो रहा है, ये बैन किया गया है। परंतु बैन एक इकलौता इलाज नहीं हो सकता। हमें एक ज़्यादा होलिस्टिक तरीके से जो पूरी महिला सुरक्षा की व्यवस्था है, पूरी परिवहन की व्यवस्था है, उसे देखना पड़ेगा। और जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं करते हैं, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, समस्या सुलझने वाली वहीं की वहीं बदस्तूर बनी रहेगी। लेकिन आपने कहा कि एक्शन लेना है, ये दिखाने के लिए सरकार ने कदम उठा लिया, और क्या ये बैकफायर कर रहा है? शोभा जी, देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ कि इस मुद्दे को कम से कम पॉलिटिसाइज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप इसको इतने संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। नहीं, लेकिन जैसे मधुकेश्वर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक इसको लेकर के एक प्रेशर बना, दबाव बना, सरकार से सवाल पूछे गए जो कि जरूरी भी है। सरकार सत्ता में है, तो क्या उसको देख करके जल्दबाजी में फैसला ले लिया गया? सरकार से पूछना बिल्कुल जायज है, इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, पर इस बात को हमें समझना होगा कि कभी भी कोई क्राइम घटित होता है उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप समझिए, इस घटना ने जितनी महिलाएं आज
विमेन एम्पावरमेंट को लेकर लड़ रही हैं, अपने घरों से बाहर निकलकर काम पे जा रही हैं, उन सबको असुरक्षित किया है, पहली बात। दूसरी बात, जितने टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला के अपना भरण पोषण करते हैं और बहुत अच्छे टैक्सी ड्राइवर हैं, एक सीधे ईमानदार तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी चोट की है। हाँ। तो इसको केवल और केवल अगर हम ये मुद्दा बना दें कि पिछली सरकार में ये हुआ, इस सरकार में ये हुआ, आप पार्टी ने ये कहा और उसने ये कहा, तो मुझे लगता है ये बहुत ही हम अपने विषय से भटक रहे हैं। ठीक है। ये समय आया है कि सब एजेंसियों को जागने की जरूरत है। और बिल्कुल सही, गडकरी जी ने बिल्कुल सही किया है, केवल बैन कर देना तो इसका कोई समाधान है ही नहीं। तो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपने शुरुआत ही एक गलत तरह से की? मतलब आपने एक टैक्सी सर्विस को बैन किया और कुछ टैक्सी सर्विस को रिया शर्मा जी हरी झंडी दे दी सरकार। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी। ठीक है, नहीं मैम आपने एक अहम बात उठाई है, मैं उसी को आगे ले जा रही हूं। अगर हमने इसको बैन भी किया है तो ये बहुत सारी ऐसी टैक्सी सर्विसेज के लिए भी एक सबक है कि अगर आप मेरा सवाल वही है कि क्या सबक है भी या नहीं, क्योंकि रिया जी जो टैक्सी सर्विसेज को हरी झंडी दी गई है जिसमें मेरू और इजी कैब आती हैं, मेरू को लेकर तो हमारी एबीपी न्यूज की पड़ताल बता रही है कि वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपए में आप सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। इजी कैब की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें भी उबर जैसी बात कही गई है कि कस्टमर अपने रिस्क पर गाड़ी में बैठे। तो कहने का मतलब है कि समस्या तो वही है, बैन करके आपको मिल क्या रहा है? जो टैक्सियां चल रही है क्या वो सेफ है आपके लिए? नहीं, देखो बैन करना बिल्कुल समस्या का हल नहीं है। बैन करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं यूथ की तरफ से बात कर सकती हूँ तो मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगी कि इस बैन ने लड़कियों को सिर्फ और डरा दिया है। लड़कियों को ये दिखाया है कि गवर्नमेंट को अपने तौर से बोलना चाहिए, हमें पूरी अश्योरेंस देनी चाहिए कि नहीं, बाहर जाइए, टैक्सी में बैठिए और फिर कविता जी आपके पास 1 मिनट। हाँ, और कुछ नहीं होगा आपको। ये बैन करके लड़कियों को डरा दिया है। ऐसे इमेज लग रहा है कि अगर आप बाहर जाओगे, टैक्सी में बैठोगे तो ये समस्या फिर से होने की पॉसिबिलिटी है। और इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इसलिए आगाह भी किया है बाकी सारी कंपनीज को कि आप ऐसी सिक्योरिटी लेयर्स दीजिए कि इस प्रकार से कोई भी विक्टिम ना बन सके। कुछ ना कुछ तो हमको करना होगा। बैन करके क्या मिलेगा? बैन करके नहीं मिलेगा। बैन करके जो टैक्सियां अप्लाई कर रही है रोड पर नहीं मिलेगा। टैक्सी रोड्स पर अप्लाई कर रही है क्या करके नहीं मिलेगा? पहले बोल रही है। लेकिन रिया जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे कविता जी के भी पास जाना, मैं फिर आऊंगी आप लोगों के पास। हाँ, नहीं बुलाया, मैं उठ के जा। कविता जी मैं आती हूँ आपके पास। रिया जी जल्दी से अपनी जैसे मैं बोल रही थी कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से पता था उबर के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये मुद्दा उबर एक्स वाई या जी के बारे में नहीं है। हमें बड़ी पिक्चर देखनी है जो महिला की प्रोटेक्शन है। अब हमें देखना है कि इस सिचुएशन से हमने क्या सीखा है और हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे को पता नहीं कि हम ये पॉलिटिक्स के बारे में क्यों लड़ रहे हैं, इसने ये बोला उसने वो बोला। इसीलिए क्योंकि सरकार के अंदर से दो सुर आ रहे हैं और उस पर कांग्रेस पार्टी और आप दोनों सवाल उठा रहे हैं। कविता कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद है। कविता जी सवाल ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है टैक्सी सर्विस को बैन करने का, जिस पर परिवहन मंत्री सवाल उठा रहे हैं, उसे आप किस कदम के तौर पर देखते हैं? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम कहीं से भी सही साबित हो सकता है? हाँ, मुझे इस पे बोलने दीजिए। नहीं, पहले तो ये कि हाँ मुझे बोलने दीजिए, मैंने सुन लिया। पहले तो ये कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जो आज कहा है कि बैन करके कुछ नहीं होगा, वो अब उबर को बचाने में लग गए हैं अभी। मैं इस पर सवाल उठाना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ सब लोग जानते हैं कि एक कंपनी को बैन करके कुछ नहीं होना है, लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि आप उबर अकेले नहीं, कम से कम 6 ऐसी कंपनियां हैं, शायद और ज्यादा, जो कैब कंपनी है ही नहीं। वो अपने आप को सॉफ्टवेयर कंपनी बता करके वो कैब की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पे साफ साफ लिख रहे हैं कि कैब में आप जब घुस जाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी कंपनियों को चलाने के लिए सरकार के पास एक भी रेगुलेशन नहीं है। पिछले 6 महीने से ये नई सरकार है, उससे पहली पिछली जो सरकार थी उससे तो हम सवाल कर नहीं सकते, वो तो चली गई। लेकिन ये जो सरकार है जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि डे 1 से हम काम करेंगे, 6 महीने बीत गए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि एक रेप होना पड़ा उसके बाद आप जग रहे हैं। लेकिन अभी भी आप क्या रेगुलेशन लाएंगे ऐसे सर्विसेज के लिए जो कैब सर्विसेज नहीं है, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, ऐप प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके दिल्ली के जो टैक्सी रेडियो टैक्सी कानून है उन कानूनों पर वो कविता जी गृह मंत्री कह तो रहे हैं राज्य सरकारों को निर्देश दे दिया गया है कि वेब बेस्ड जो टैक्सी सर्विसेज हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। देखिए इसको रेगुलेट करने के लिए क्या उठेगी? नहीं, ये इससे नहीं चलेगा। नहीं
मेरा ये कहना है प्रतिबंध पे मैं अभी देख रही थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रतिबंध के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध नहीं, हम तो प्रतिबंध हटाने के पक्ष में, राज्य सरकारें खुद तय कर लें। वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो साफ साफ कहें वो रेगुलेशन क्या लाने वाले, राष्ट्रीय रेगुलेशन। ये बहुत अहम सवाल है। आसिफा जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जो कंपैरिजन मैं सुन रही हूँ कि थानों में भी रेप होता है, रेलवे में भी रेप होता है, तो उनको तो हम बंद नहीं कर देंगे। फर्क है, फर्क है। नहीं, फर्क है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। फर्क है कि रेलवे हो, पुलिस थाना हो, ये देश के कानून के तहत चलता है। आपके लिए उसमें कानून है। अगर उसमें गड़बड़ होती है तो उसमें जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए आपके पास कानून है। लेकिन इनके लिए, इन कैब कंपनीज की जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए आपके पास आधा कानून भी नहीं है। ये जो है, ये ठीक है मैम, आपके 2 पॉइंट्स हैं, मैं इनको आगे ले जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, मैं आऊंगी उस पर। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए। आसिफा जी, क्या ये उबर को बचाने की कोशिश है जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब कर रहे हैं? ये सवाल एक उठा रही हैं कविता कृष्णन जी, और दूसरा कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक रेगुलेशन की कोई प्रक्रिया क्यों नहीं बनी? 6 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को आए हुए। बोलिए मैम। मेरी बात सुन लीजिए। 60 साल के जो गड्ढे करके रखे थे इस देश में और जो सरकारों ने बिगाड़ किया था, आप समझते हो और आप ये उम्मीद लगाते हो कि चुटकी बजाकर ये मोदी सरकार सारे उन 60 सालों के गड्ढों को भर दे? मेरे ख्याल में ये जो भी एनर्जी हम महिलाएं इस डिबेट में या इस एग्रेशन से कर रही हैं, इसको हम एक क्रिएटिव चैनल में डालें। राजनाथ सिंह का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि ऐसी कंपनी पर बैन लगना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि इस देश में बहुत सारी ऐसी ऑपरेट करती हैं टैक्सीज जिनको ये मैसेज जाए, और केवल टैक्सीज को नहीं, बसेस को, प्राइवेट बसेस। मोदी जी ने आते ही उनकी सरकार ने प्राइवेट बसेस को रोक दिया जो बिना लाइसेंस के दिल्ली में चल रही थी। ये मैसेज अक्रॉस द नेशन देना चाहते हैं कि इस तरह दिल्ली में जितने ऑटो चलते हैं कोई जीपीएस नहीं है, जो बसेस हैं उनमें कोई जीपीएस नहीं है, महिलाएं अब भी उतनी मधु किशोर जी कंप्लीट कर लेने दोनों अलग-अलग बातें। आसिफा जी देखिए, आसिफा जी आप अपनी बात बिल्कुल रखिए, लेकिन जो आप कह रही हैं उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। गडकरी जी का सवाल, उन्होंने एक स्वर में क्यों नहीं बोल रही है? मुझे रख ले, मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मैं भी इसमें कहना, गडकरी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें केवल बैन करने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी ज्यादा रेगुलेशंस लाने होंगे। आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। जब आप बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोली। मसलन इस देश में 30% लाइसेंसेज हैं जो बोगस हैं। वो आरटीओ ने इश्यू करे हैं, लोगों के पास 10 साल 20 साल से बोगस लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल टैक्सी ड्राइवर्स के लाइसेंसेस का नहीं है। पुलिस यहाँ पर सवाल टैक्सी ड्राइवर्स के लाइसेंसेस का नहीं है। यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर सवाल यही सवाल उठा रहे हैं बाकी पार्टियां कि सरकार के अंदर पर 2 सुर क्यों है, क्यों बैन करने की बात शुरुआत में की गई? मधु किशोर जी, सवाल ये है जो कविता जी ने उठाया कि उबर जैसी एक कंपनी, आप ये बताइए कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसका स्टेटस ही डिफाइन नहीं है, मतलब ये नहीं पता है कि ये रेडियो टैक्सी सर्विस है जो ये खुद को नहीं बताती, या फिर ये एक टेक फर्म है। और अगर ये टेक फर्म है तो जो दिल्ली के परिवहन कानून है उसके अंदर ये आती नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए इसको एक तरह से लायबल ठहराया नहीं जा सकता। तो ये जो ग्रे एरियाज हैं इनको सुधारने की जरूरत है। क्या बैन करने से ये सब चीजें सुधर जाएंगी? और दूसरी बात, एक मिनट मधु जी से बात ये बताऊंगी, आपकी सरकार को पता थी, ऐसा नहीं है कि इसका जवाब लूंगी। देखिए, 1 साल से तो यहाँ पर सरकार नहीं है, 1 साल से सरकार नहीं है। और सरकार क्यों नहीं है? आप पार्टी की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से। तो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश पर लिया गया है जी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो दिल्ली सरकार के अंदर में आती है। दिशा निर्देश जो है शोभा जी, जो दिशा निर्देश हैं वो इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से आए बैन करने के। ये प्रदेश की सरकारें इशू करती हैं। ठीक है, 1 मिनट, 30% अगर लाइसेंस करके देखिए, आप लोग ऐसे बात करेंगे आपकी कोई बात दर्शकों तक पहुंचने वाली नहीं है। मधु किशोर जी, आप रखिए अपनी बात। देखिए, मेरा ये अनुरोध है कि एक तो शांति से अगर बात करेंगे, और खासकर महिलाओं को तो पुरुषों के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। इतना चिल्ला के बात करना, टोक के बात करना, बहुत संवेदनशीलता से शांति से बात करना हम सीखेंगे तो समाधान। एक मिनट सुन लेते हैं। अहम बात है, हम तुरंत रेगुलेशन। महिलाओं को महिलाओं जैसे रहने वाली सबक कृपा करके न दें। फिर प्लीज
ये एकदम मत बोलिए, ये एकदम महिला विरोधी। ठीक है कविता जी, आपने अपना इतराज जताया, मैं पूरा करने देती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए होंगे कि जब बलात्कार होंगे मधु किशोर जी, मुझे इस बात को कहने दीजिए। ठीक है कविता जी, आपने अपना इतराज दर्ज कराया। सिर्फ आदमी गुस्सा हो सकते हैं क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुझे पूरी बात तो कहने मधु जी से जवाब ले लूँ मैं मैम, वरना हम इसी आरोप प्रत्यारोप में फंसे रह जाएंगे। कहने दीजिए। हाँ मधु जी बोलिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात पे। देखिए मेरा ये मानना है, रेगुलेशंस बनाना कागज पे बहुत आसान है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है उस पे हम ध्यान नहीं देते। आज के दिन पुलिस के पास ना तो मैन पावर है और ना ही टेक्नोलॉजी है कि ये जो सारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको वाकई इम्प्लीमेंट कर सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है, जिससे आप उम्मीदें करते हैं कि हर ड्राइवर, हर डोमेस्टिक सर्वेंट, हर एम्प्लॉय को वो वेरिफिकेशन करें, जीपीएस लगा है कि नहीं उसका चेकआउट करें। तो ये बहुत जरूरी है कि पुलिस के पास पूरी क्षमता तो बनाए, वो नहीं बनाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि और मधु किशोर जी सवाल यही है मैम कि वो इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करेगा। आज तो ये सवाल बीजेपी से पूछे जाएंगे। लेकिन रेगुलेशन बनाना आसान है तो बनाया क्यों नहीं? हाँ वही सवाल है रंजीत रंजन जी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जी रंजीत रंजन जी देखिए पैनल से क्या आवाज उठ रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आसिफा जी कह रही है कि भाई गड्ढे आप लोगों ने किए हैं, शीला दीक्षित की सरकार रही। अगर उबर टैक्सी की बात करें, उबर टैक्सी सर्विस की, तो ये 2013 में शुरू हुई, आप लोगों की सरकार थी, तो वो ठीक करने में वक्त लगेगा। एक मिनट रिया जी, मेरा सवाल उन तक जाने दीजिए। बोलिए रंजीत रंजन जी, इस पर आप क्या कहेंगी, जो बीजेपी सवाल उठा रही है? देखिए ये बहुत दुखद है कि जिस तरह से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन में कहीं भी रेप का दर्द नहीं मुझे नजर आ रहा। जहां तक पुलिस की बात कर रहे थे मधु जी, ठीक है उनको मैन पावर की कमी है। अभी हरियाणा में 9 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उसके माँ बाप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और उनको कह दिया जाता है कि 24 घंटे के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाएगी और रात में उसके साथ गैंग रेप होता है। अगर पुलिस उसी वक्त एक्टिव होती तो शायद उस बच्ची को हम लोग बचा सकते थे। अभी निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद कहा गया कि पिंक ऑटो होंगे जिसमें लड़कियों को जाने के लिए होगा, जीपीएस लगाया जाएगा, बसेस में महिला कांस्टेबल और महिला पुलिस दी जाएगी ताकि शाम के वक्त महिलाओं को सिक्योरिटी दी जाए। किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करने में इतने कमजोर क्यों हैं? जब भी कोई रेप की घटना होती है और खासकर जब किसी मेट्रो सिटी में होगी तब हम ये डिस्कशन करते हैं। आपको दुख होगा, 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, 40 करोड़ रुपए देके हरियाणा में उस न्यूज को गायब कर दिया गया, किसी ने कैंडल नहीं जलाए। 10 साल की बच्ची के साथ हो गया, किसी ने नहीं जलाए। लेकिन दिल्ली में हम क्रियान्वयन में कमजोर क्यों रह जाते हैं? और आप ये बोल रही हैं रंजीत रंजन जी कि इसमें तमाम पार्टियां की भूमिका है, आप अपनी पार्टी की भूमिका मार रहे हैं और अभी सवाल बीजेपी से। मेरे पास बहुत कम है, इसलिए संक्षेप में आप सभी मेहमानों से टिप्पणी चाहूंगी। रिया जी सबसे पहले आपसे, क्या बैन करने का तरीका महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बैन करने से सिर्फ एक चीज़ हुई है और वो ये है कि हमसे एक इंडिपेंडेंस छीनी गई है और मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को दूसरे ज़रियों को देखना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डीटीसी बसेस जो सिर्फ महिलाओं से ही चलाई जाती है, जैसे विमेंस कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेट्स गेट विमेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने हमसे एक ऑप्शन छीना है तो हमें उसका रिप्लेसमेंट तो दीजिए। कोई नहीं बोल रहा है कि बैन मत करो, आपको लेकिन कम से कम विकल्प तो दीजिए। बहुत अहम बात आप कह रही हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। शोभा जी, आप मानेंगी इस बात को कि विकल्प नहीं है, महिलाओं को ट्रैवल करना पड़ता है और आप बैन करके वो विकल्प उनसे छीन रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये कहना ये सब कुछ संचालित हो महिलाओं के द्वारा, इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा नहीं। ये इसको बहुत ज्यादा एक विहंगम बड़े रूप में देखने की जरूरत है और मुझे इसमें लगता है कि घर परिवार से लेके पीयर प्रेशर से लेके क्रिमिनल जस्टिस फंक्शनरीज तक हर को अवेयर होना होगा, हर को अपना रोल निभाना होगा। और बैन करना तो मुझे लगता है कि एक इस तरीके का हो गया कि एक मेजरमेंट हो गया कि लोगों को बताने के लिए कि प्लीज अपना जो सिक्योरिटी लेयर्स है उसको इतना आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कविता जी आपकी बात से सहमत नहीं लग रही है। कविता जी आपकी संक्षेप में टिप्पणी मैम। मैं संक्षेप में यही कहना चाहती हूँ कि कोई टैक्सी सर्विसेज को बैन करने की बात नहीं कह रहे हैं।
हम टैक्सी सर्विसेज को स्ट्रांगली रेगुलेशन की मांग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं किया रेगुलेशन, जबकि वर्मा कमेटी ने बहुत पहले ही इसको रेकमेंड कर दिया। लेकिन जो कंपनी रेगुलेशन से सिस्टमैटिकली बचती है, दुनिया भर में ऊबर कंपनी को दुनिया भर में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, उसको बैन किया गया कई देशों में, फाइन किया गया कई देशों में, क्योंकि वो सिस्टमैटिकली रेगुलेशन से खुद को बचाती है, वो रेगुलेशन मानती नहीं है सिस्टमैटिकली। इसको हमारे देश में जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, हमारी ऑलरेडी देश में बहुत समस्याएं हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए अब हम एक विदेशी कंपनी को भी आए और जो कि मैंने जानबूझ के रेगुलेशन मानने से इनकार करती है, ये गलत होगा। अगर वो रेगुलेशन नहीं मानती, आप रेगुलेशन बनाइए, अगर वो नहीं मानती है तो उनको कहिए कि आप दूर रहिए हमारे देश से। जी रंजीत जी, फिर एफडीआई भी बंद कर दो। चलिए उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे हम। विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं आप, डिफेंस में तो एफडीआई 49% लेके आ गए हो। मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि यहाँ से लगता है कि 25 योजनाओं पे तो यू टर्न मारा है मोदी जी ने। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये तो हमें नहीं आप कुछ भी बोलिए, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते। नहीं देखिए, सवाल यहाँ पर ये है कि पिछले बुधवार को ही राज्यसभा में, आसिफा जी एक मिनट, आसिफा जी पिछले बुधवार को ही राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से आंकड़े रखे गए थे कि 2013 के मुकाबले अब तक 2014 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है आंकड़ा 15% ऊपर गया है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके उस नारे का क्या हुआ कि मोदी सरकार आएगी तो महिलाएं महफूज होंगी, क्या हुआ उसका, क्या कहेंगे आप उस पर? अब की बार मोदी बहुत हुआ नारी अपमान, अब की बार मोदी सरकार। देखिए, एक बात तय है कि मोदी सरकार बहुत सीरियसली काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सलामती के लिए। ये सरकार बहुत सीरियस है। जहां तक लोग इसको के बयानों को देखना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। बहरहाल केवल उसको बैन करना, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को देखना, रेगुलेशंस बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज अगर आप किसी टैक्सी के लिए, एयर कैब के लिए आप फोन करती हैं तो वो एयर कैब 3 मिनट में आपके पास एक गाड़ी आ जाती है। दरअसल वो गाड़ी उस टैक्सी कंपनी की नहीं है, लेकिन प्राइवेट वेंडर्स वहां पर उनसे कनेक्टेड है, जो बिल्कुल वेरीफाइड नहीं है, उनके ड्राइवर्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो महिलाओं को पिक करने आती है। और ये सारे नॉर्म्स जो हैं हमारे देश में पिछले कई सालों से है और इसे बदलने तो कह रहे हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए, सारी चीजों में सवाल करें पर राजनीति ना करें। तीन चीजें जो मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाना होगा। हर प्रकार की टैक्सी कैब्स को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ एक सर्विस को बैन करना उसका आंसर नहीं है। दूसरी बात, मैं बीजेपी की सरकार से मांग करना चाहूंगी कि आप टाइम बाउंड मैनर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं आपको देश के सामने रखना पड़ेगा, सिर्फ नारों से बात नहीं चलेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके कैबिनेट के अंदर तक रेप के अक्यूज लोग बैठे हैं, आपको बहुत बड़े सवालों का जवाब देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है, एक राय बनाने की जरूरत है। मधुकेश्वर जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, आखिरी टिप्पणी आपकी इस शो पर मैम। देखिए, मेरा मानना है कि सबसे अहम काम है पुलिस रिफॉर्म और पुलिस का सशक्तिकरण, यानी उनके पास पर्याप्त पर्सनल हो, ट्रेनिंग उनकी सुधरे, उनकी इक्विपमेंट, और साथ में ई गवर्नेंस पुलिस में लाई जाए, उनके पास डेटाबेस रखने की क्षमता तो हो। अगर आप पुलिस आपकी फंक्शनिंग नहीं सुधरती तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करना महज लफ्ज़ी है। तो मेरा तो मानना है प्रायोरिटी मोदी सरकार के लिए पुलिस रिफॉर्म और पुलिस के बिल्कुल। और सवाल ये कि 6 महीने हो गए हैं सरकार को, इसलिए पूछा जाएगा इस सरकार से छोटी सी कि पुलिस महकमे में सुधारों को लेकर आपने क्या किया? काम शुरू कर दिया, नतीजे भी आगे, लेकिन तब तक इन घटनाओं को हम कैसे रोकेंगे? सवाल ये। शोभा जी, वक्त हमारे पास इतना ही है, मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं सुनिए, ये उपलब्धियां तब बेकार हो जाती हैं मैम जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है, और उन महिलाओं के लिए उन उपलब्धियों और वाहवाही का कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।